जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं भोजन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स पर चर्चा कर रही हूं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि कार्य के आधार पर किस तरह से भोजन का वर्गीकरण किया गया, नस्वरता के आधार पर किस प्रकार से किया गया और पोषक तत्वों के आधार पर किस तरह से भोजन का वर्गीकरण किया गया है। इस पर मैं अभी डिस्कस बिल्कुल नहीं करूंगी क्योंकि मैं पढ़ा चुकी हूं। अब आज हम डिस्कस करेंगे उद्गम, ओरिजिन, उद्गम के आधार पर भोजन का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो अगर और दूसरा बताएंगे आपको रासायनिक संरचना के आधार पर भोजन का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है। तो उद्गम के आधार पर अगर हम देखेंगे तो भोजन का वर्गीकरण मात्र दो आधार पर किया गया है। एक होता है भोजन प्राप्ति कहाँ से प्राप्त हो रहा है, इसके आधार पर हम देखेंगे। तो भोजन हमें कहाँ से मिल रहा है। एक भोजन प्राप्ति के दो ही साधन है, कोई तीसरा साधन नहीं है। पहला साधन क्या है, या तो हमें प्लांट से मिलेगा, है ना, पेड़ पौधे से भोजन मिलेगा, या हमें पशुओं से भोजन प्राप्ति होगी, पशुओं से होगा। दो ही भोजन प्राप्ति के साधन है। तो जो प्लांट से हमें भोजन मिलेगा वो आपको पता है, जितने भी प्रकार के हम अनाज खाते हैं सब पौधों से प्राप्त होता है। जितने प्रकार के हम फल खाते हैं सब पौधों से प्राप्त होता है। जितनी प्रकार की हम सब्जियां खाते हैं सब हमें पौधों से ही प्राप्त होता है। तो ओरिजिन के आधार पर हम देखते हैं तो हमारे दो है, पशु जन्य और दूसरा है वनस्पति जन्य। तो प्लांट से हमें जो भी शाकाहारी भोजन हम प्राप्त करते हैं, चाहे अनाज आप खा रहे हो, दालें खा रहे हो, मसाले खा रहे हो, सब्जियां खा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, कंदमूल खा रहे हैं, जो कुछ भी हम खा रहे हैं और जिसका ओरिजिन हमारा पेड़ पौधे है, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, पेड़ पौधे हमारा वो उसका ओरिजिन है। इसके आधार पर भोजन का वर्गीकरण किया गया है। और दूसरा है पशुजन्य, पशु के माध्यम से जो हमें, पशु जो हमें देता है, जिसको हम खाते हैं, जैसे पशु को मार करके उसका मांस खा रहे हैं, मुर्गी के अंडे को खा रहे हैं, कबूतर के अंडे को खा रहे हैं, हिरन के मार को खा रहे हैं। तो जो जिन पशुओं को मार के खा रहे हैं लोग, जो मांसाहारी भोज्य पदार्थ होता है वो सारे पशुजन्य भोज्य पदार्थ कहलाते हैं, जिसमें मांस है, मछली है, अंडा है, ये सारे। और कई जगहों में तो अंडा को वेजिटेरियन माना गया है। ठीक उसी प्रकार से जैसे दूध को वेजिटेरियन मानते हैं कि दूध जो है शाकाहारी है, दूध मांसाहारी नहीं है, उसी प्रकार से अंडा को भी कई लोग शाकाहारी मानते हैं। तो पशुओं से प्राप्त जो भोजन है वो हमारा, उसके उद्गम के आधार पर हम देखते हैं तो पशुओं से जो भोजन हमें प्राप्त होता है वो उसके अंतर्गत मांस, मछली, अंडा, यकृत, ये सारी चीज हमें मिलते हैं। और जो पशु से मिलेंगे भोजन उसमें उत्कृष्ट प्रकार का प्रोटीन होता है, उसमें खूब खनिज लवण की मात्रा होती है और उसमें विटामिन भी मिलता है। उत्कृष्ट प्रकार का प्रोटीन इसमें मिलता है, खनिज लवण भी मिलते हैं, विटामिन भी मिलते हैं। पशुओं से जो प्राप्त हमें भोजन होता है, चाहे वो मांस हो, मछली हो, अंडा हो, मांस, मछली, अंडा, ये सारी चीज हमें, यकृत, ये सब हमें पशु से प्राप्त होते हैं। जिसकी किसी का भी मांस खाते हो, कबूतर का मांस खाया या मुर्गी का मांस खाया या बकरी का मांस खाया, किसी का भी मांस खाया, तो ये इसका ओरिजिन पशु है। इसमें बेस्ट प्रकार का, बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन मिलता है, मिनरल्स खूब मिलता है, विटामिन भी मिलता है। इसके बाद आता है प्लांट ओरिजिन से, पौधों से। पौधों से जो भोजन हमें मिलता है, प्राप्त होता है, वह अनाज है, दालें हैं, फलियां हैं। तो दालों में जो हमें प्रोटीन मिलता है वो मध्यम प्रकार का प्रोटीन मिलता है, मध्यम प्रकार का हमें प्रोटीन मिलता है दालों से। फल और सब्जियों में विटामिन और खनिज लवण की प्रचुरता रहती है।
विटामिन और खनिज लवण। कई बार हम जाते हैं, पूछते हैं बच्चों से कि बेटा सब्जियों में क्या मिलता है, तो कहेंगे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। मैं अपना माथा पकड़ लेती हूँ, यार बच्चों को हो क्या गया, मैं इतना अच्छे से पढ़ा रही हूँ, अब फिर भी बच्चे नहीं कर पा रहे हैं कि क्या मिल रहा है। पूछती हूँ बेटा केला में क्या मिलेगा, तो कहेंगे वसा। अरे केला से तेल पर आता है जो वसा मिल गया, बताओ तुम्हें। तो ऐसे बच्चे, कई बच्चे ऐसे हैं जो कि सही जवाब नहीं दे पाते हैं, और मैं इतनी अच्छे से पढ़ाती हूँ बच्चों को, एक एक चीज क्लियर करती हूँ, उसके बाद भी वो गलतियां करते हैं। अनाजों में क्या मिलता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हमारे ऊर्जा प्राप्ति के मुख्य स्रोत हैं। जितनी भी प्रकार के हम तेल खाते हैं वो सब हमें प्लांट से ही प्राप्त होता है, चाहे मूंगफली का खाओ या सरसों का खाओ या तिल का खाओ या सनफ्लावर का खाओ, सोयाबीन का तेल खाओ, जिस किसी का भी तेल खा रहे हो। ये आजकल तो और फैशन चल पड़ा है, लोग ना अनियन का तेल लगाते हैं अपने स्किन को सुंदर बनाने के लिए, हेयर को सुंदर बनाने के लिए। अनियन का मतलब प्याज का तेल। अरे प्याज ऐसे खा लो, अब कंपनियों को फायदा हो रहा है, बेवकूफ़ बन रहा है, बाल आपके झड़ रहे हैं जी, अनियन का तेल लगाइए, आंवला का तेल लगाइए, पता नहीं क्या दुनिया भर के महंगे तेल लगाइए, उससे आपके बाल ठीक हो जाएंगे। ये तो एक भ्रम पैदा करने वाली बातें हैं। बाकी अगर आप ठीक प्रकार से भोजन ग्रहण करते हैं, फल और सब्जियों को पर्याप्त मात्रा में लेते हैं, तो कोई दो मत नहीं है कि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मांसपेशियां सुगठित होंगी और त्वचा आपका चमकदार रहेगा, बालों में भी चमक आएगी, बाल भी आपका ग्रोथ अच्छे करेंगे अगर आप पर्याप्त मात्रा में भोजन को, संतुलित भोजन को ग्रहण करते हैं, तो जिसमें प्रोटीन की भी प्रचुरता होनी चाहिए, विटामिन खनिज लवण भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हों। ऐसा नहीं कि बहुत सारे विटामिन है आंखों के लिए जरूरी है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए खा लिया जाए, नहीं, वो नुकसान करेगा। अति सर्वत्र वर्जयते, जहाँ कहीं भी अति होगा उसका वर्जित होना आवश्यक है। उसके बाद अगर रासायनिक संरचना के आधार पर हम देखते हैं तो दो प्रकार के भोजन को वर्गीकृत किया गया है, एक होता है अकार्बनिक और दूसरा होता है कार्बनिक। कार्बनिक, तो जो अकार्बनिक भोजन पदार्थ होते हैं ये होते हैं केवल और केवल खनिज लवण, और कार्बनिक के अंतर्गत ये सारे आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, वाटर, ये सारे आते हैं, ये कार्बनिक होते हैं। कार्बनिक मतलब कि उसको अगर जला दिया जाए तो कुछ भी अवशेष ना बचे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन उनमें मुख्य रूप से उपस्थित होते हैं। अब जल को पूरा आप उबाल दो तो देखोगे कि कढ़ाई में या जिसमें है उसमें कुछ भी अवशेष नहीं बचता है, बशर्ते उसमें कोई अशुद्धियाँ अगर ना हो तो। अगर मान लो उसमें कोई अशुद्धियाँ है, मिट्टी है या कोई और चीज़ है ना, कैल्शियम कार्बोनेट है, तो उसके तली में बैठ जाएगा। लेकिन अगर प्योर आपका वाटर है तो उड़ के खत्म हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट है जो जिसकी संरचना में ही कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, तो ये सारे के सारे जल करके खत्म हो जाते हैं, अवशेष कुछ भी नहीं बचता है। ये कार्बनिक भोज्य पदार्थ हैं। अकार्बनिक में खनिज लवण आता है, तो ये मैंने आपको आज इसके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन आते हैं। तो ये आज मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स, जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था टीजीटी के लिए, टीजीटी के बच्चों के लिए, उसको मैंने पढ़ा दिया है। और एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि मैडम आहार में हम पूरे दिन का जो खाना खाते वो हमारा कहलाता है या एक टाइम में हम जो खाते वो हमारा आहार कहलाता है? बच्चे, मैंने आपको बताया था, एक बार में जो हम आहार ग्रहण करते हैं, जैसे नाश्ते किया या हमने लंच लिया या हमने डिनर लिया, हमने स्नैक्स लिया, हमने हाई टी ली, जो कुछ भी लिया, वो उस टाइम का एक पार्ट कहलाया। फुल डे जो हम ग्रहण करते हैं आहार, कि मॉर्निंग में नाश्ता में हमने क्या खाया, फिर हमने लंच क्या लिया, फिर हमने डिनर क्या लिया, हमने शाम के स्नैक्स में क्या लिया, ये सारे मिला करके कहलाते हैं एक दिन का आहार, डाइट। एक व्यक्ति की डाइट कितना है, एक दिन में कितना ग्राम हो, आप देखते हो बैलेंस डाइट में, जानते हो कि कितना उसको अनाज लेना चाहिए, कितना उसको वसा लेना चाहिए, कितना उसको विटामिन और मिनरल्स लेना चाहिए, कितनी मात्रा में उसकी सब्जियां लेनी चाहिए, कितनी मात्रा में उसे फल खाना चाहिए, कितनी मात्रा में उसे दूध पीना चाहिए। ये सारी चीज़ें
मिला करके एक दिन की उसकी आहार कहलाती है। एक दिन का आहार तालिका आप तो बनाए होंगे, पढ़े लिखे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो या टीजीटी की परीक्षा दे रहे हो, तो आपको पता होगा कि एक दिन की बैलेंस डाइट, जैसे कहा जाए कि किशोरावस्था के बालकों के लिए एक दिन की आहार तालिका तैयार कीजिए। तो केवल आप नाश्ता थोड़ी तैयार करते हो, लंच थोड़ी तैयार करते हो, आप फुल डे का करते हो, मॉर्निंग से उठ करके टिल नाइट तक, जब तक कि वो सो नहीं जाता, सोने तक उसको हम कितना देते हैं इस बात पर डिपेंड करता है। तो चलो बच्चे, मैंने आज आपको क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स पूरा डिटेल्स बता दिया है। तो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे हम अगली बातों में, अगली बातों के साथ। और जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम है आप ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगी आपको। ओके, बाय।